नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी लाइव। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं निशा और शकीरा। इनको बहेड़ी जो कस्बा है बरेली ज़िले का उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इनको एक खिताब भी काफ़ी लोगों ने दिया है, मलाला। और ये मलाला नाम क्यों दिया गया है? ये इसलिए क्योंकि जैसे कि शिक्षा की अलख जगाने का काम इन्होंने अपने क्षेत्र में किया है काफ़ी लोगों को। हम इनसे जानेंगे कि वो सब कैसे किया है और भी कई सवालों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। निशा, आपका स्वागत है। निशा, पहले तो दर्शकों को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में थोड़ा, कि आपकी कैसे करके जो है अभी तक की क्या पढ़ाई की है, कैसे की है और आपके यहाँ क्या माहौल रहा है, और आपने कैसे कैसे और लोगों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई छात्राओं के लिए, उनकी बच्चियों के लिए। सर, पढ़ाई का जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, क्योंकि जिस सोसाइटी से मैं मूव करती हूँ वहाँ लड़कियों की एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। खुद मैंने अपने परिवार में भी ये देखा है कि लड़कों को तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़कियों की एजुकेशन पे कुछ ध्यान ही नहीं है कि एडमिशन करा दिया गर्ल्स कॉलेज में। खुद मेरे साथ भी यही हुआ कि हम दोनों बहनों का एडमिशन एक गर्ल्स कॉलेज में करा दिया गया और मेरे तीनों भाइयों को एक अच्छा रेपुटेड स्कूल था वो बहेड़ी का, उसमें करा दिया गया। क्योंकि मैं उस वक्त छोटी थी, मुझे इस चीज़ का पहले बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इन चीज़ों को समझा तो मैंने अपोज भी करना शुरू किया कि अगर हम लड़की है तो हमारा एडमिशन एक गर्ल्स एजुकेशन में क्यों? हम अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्ज़ी से हम अपनी स्ट्रीम नहीं चुन सकते। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी मुझे लगा कि मैं अभी भी चीज़ों को बदल सकती हूँ। मैंने घर वालों से कहा, हालांकि मेरे घर वालों ने कभी पढ़ने के लिए मना नहीं किया, कभी ये नहीं किया कि लड़के पढ़ें और लड़कियां ना पढ़ें, जबकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़कियों के पढ़ने में तो बिल्कुल ही रोक है। मेरा परिवार या मेरे खानदान के ही 2-3 परिवार ऐसे हैं जिनमें लड़कियों को पढ़ाने की इजाज़त थी। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे समझदार हुई तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को बदलना चाहिए। मैं ग्रेजुएशन तो मैंने वहीं से किया, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, तो फिर बाहर भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं था। मैंने घर वालों के साथ बोल दिया कि मुझे इससे आगे भी पढ़ना है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बरेली कॉलेज में एडमिशन ले लिया एमकॉम में। उसी बीच एलएलबी के बारे में मुझे पता चला। मुझे लगा कि अब मुझे कुछ अलग करना है, सिर्फ बीए या एमए से कुछ नहीं हुआ। मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया और एलएलबी में एडमिशन ले लिया। फिर मुझे लगने लगा कि मेरे जैसी जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ उससे मेरे सोसाइटी की और भी लड़कियाँ गुजर रही हैं। मैंने धीरे धीरे उन्हें समझाना शुरू किया और कुछ ऐसी लड़कियाँ थी जो बिल्कुल स्कूल गई ही नहीं थी, उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया। डेली मैं यहाँ आती थी बरेली कॉलेज में, फिर उसके बाद शाम को जाकर मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के बाद 1-2 साल अपने पास पढ़ाने के बाद उनके घर वालों को समझाया और उनका एडमिशन स्कूल में करा दिया। आज बहुत है 5-6 लड़कियाँ ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन कर चुकी है, कुछ अभी हाई स्कूल इंटर में भी है। मतलब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को माना और फिर ये भी देखा कि हाँ, इस लड़की ने खुद को कितना बदला। तो अगर लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वो खुद को बदल सकती है। तो जितना मैंने खुद को बदला, बाकी दूसरों को भी मैंने बहुत सारी कोशिश की और इससे इतना बदलाव है कि आज भी हमारे जो सोसाइटी जहाँ मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ के करीब 10-12 परिवार अब लड़कियों को पढ़ते भेज रहे। मतलब क्या इससे पहले वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं वो पढ़ती नहीं थी? नहीं, वहाँ सिर्फ लड़कियों को यही था, घर में रहना, जरी जरदोजी कर लेना, वही काम करती थी, घर में रहती थी। पढ़ने एजुकेशन के नाम में लड़कियों को बिल्कुल, मतलब कुछ एक परिवार थे जिन्होंने 6th to 7th ऐसा पढ़ा लिया, उसके बाद घर में बैठा लिया। वो भी अब इधर आके हैं ऐसे जो हाई स्कूल तक पढ़ा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। स्कूलिंग के बाद तो लड़कियाँ आगे पढ़ने जाती ही नहीं। तो ऐसा क्यों है कि वो पढ़ने में क्यों उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है? कि वो बहेड़ी में तो कई सारे स्कूल हैं अच्छे। नहीं, बहेड़ी में बहुत अच्छे स्कूल है, कुछ एरिया बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है वहाँ पे। मतलब एजुकेशन को लेके उनमें लड़कियों को सीधे सीधे उनके पेरेंट्स का मतलब ये है कि लड़कियों के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। उनका सिर्फ एक ही काम है, शादी, बस बड़े होना, पढ़ना। पढ़ने का मतलब नहीं है बस शादी करके घर जाना। एक तरीके से उन्हें बोझ माना जाता है। बोझ का मतलब ये है कि पराया है, उनको पराया था ना, पढ़ने लिखने से कोई फर्क नहीं है। शादी कर दी और अपने घर चली गई। तो आपने जैसे हायर एजुकेशन लेने के लिए आपने बरेली की ओर रुख किया। बरेली कम से कम मेरे ख्याल से वहाँ से होगा 50 किलोमीटर, 54 किलोमीटर लगभग आप बता रही हैं।
तो वहाँ डेली अप डाउन करना और ये सब जो देख के बाकी लोगों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया क्या रही और सर इतना आसान नहीं था वहाँ से डेली अप डाउन करना। बहुत सारे कमेंट्स लोग करते थे, बहुत सारे ताने को सुनने को मिलते थे। लोग यहाँ तक ये भी कहते थे कलेक्टर बनने के लिए जा रही है, बहुत सारे शब्द सुनने को मिलते थे। लेकिन ये कि कभी मैंने हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर किया। कई बार मेरा उन लोगों से इस बात को लेकर बहस भी हो गई। हमारे परिवार ने बहुत सारी चीज़ें भी इस चीज़ को लेकर झेली है, लेकिन ये कि रूप अलग दे दिया गया, उस चीज़ को खुलकर सामने नहीं आया कि एजुकेशन का। लेकिन हाँ, इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ कि ये बात ये किस चीज़ को लेकर इतना अपोज कर रहे हैं। कमेंट करना, फिर जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए ये पूरी कोशिश करना कि ये पढ़ने ना आए, उनके घर वालों को परेशान करना कि वहाँ पढ़ने क्यों भेज रहे हो। तो ये जितना भी टाइम रहा है मेरा काफ़ी संघर्ष से गुजरा है। लेकिन अब जो टाइम है, जब से मैंने अपना एडवोकेट का इनरोल कराया है खुद को, तो अब तो खैर कोई कुछ नहीं बोलता। तो इससे लेकिन उस टाइम पीरियड में मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत अपना संघर्ष किया है इन चीज़ों से। जैसा कि आपने सुना कि निशा ने जो है काफ़ी संघर्ष से यहाँ तक की पढ़ाई के मुकाम को पूरा किया और उसके साथ साथ जो है अब वो मेरे ख्याल से कंपनी लॉयर हैं, अब कंपनी मामलों की वकील हैं। और निशा, हम आपसे ये थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जिस तरह से पढ़ाई लिखाई की और आप आज अपने पैरों पर खड़ी हैं, अभी कुछ ऐसे मुद्दे भी बनते हैं जो आपको लगता होगा जो सामान्य सभी महिलाओं के लिए है, और दूसरा एक कम्युनिटी, खासतौर पर जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं वहाँ की लड़कियों और महिलाओं के लिए भी हैं। तो वो क्या समस्याएं लगती हैं आपको, क्या हैं दिक्कतें जिनको कि हल किया जाना चाहिए? समस्याएं तो सर बहुत है लड़कियों के सामने, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जैसे ये 3 तलाक वाला मुद्दा है, इसका भी जितना दंश है वो लड़कियों को ही झेलना पड़ता है। 3 तलाक लड़के करते हैं, मतलब 3 तलाक दे दिया उन्हें, फिर इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने कि हलाला लड़की को करना पड़ेगा, तो लड़की की गलती ना होने के बावजूद सारी जो भी चीज़ है उसे भुगतनी पड़ती है। तो इसमें मेरा मानना यही है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे, अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो अगर उनके साथ इन फ्यूचर ऐसा होता है, कल उनके साथ उनकी शादी अगर टूटती है, कोई उनको 3 तलाक दे देता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको उसी बंदे से रिमैरिज करना चाहिए। लड़कियों को आप उनके पैरों पे इतना खड़ा कर दो कि वो खुद अपने आप को अपने ऊपर निर्भर हो और कल उसे दिखा सके कि हम तेरे ऊपर नहीं, तेरे ऊपर निर्भर नहीं है, तेरे पर डिपेंड नहीं है, हम खुद भी कमा कर खा सकते हैं। रिमैरिज वाला तो मैटर ही, लड़कियों को खुद इतना मजबूत बनना चाहिए कि जो बंदा एक बार आपको बोल सकता है तो आगे भी गारंटी नहीं, आपको उसे रिमैरिज करनी नहीं चाहिए, वलाले का कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, ये अभी जैसे आपको नाम भी दिया है काफ़ी लोगों ने कि बहेड़ी की मलाला, क्योंकि एजुकेशन के मामले में आपने वहाँ पर थोड़ा लोगों की सहायता की, लड़कियों की। अभी जो मलाला यूसुफजई, जिनके नाम पे आपको भी इनाम मिला, उन्होंने अभी कुछ शादी विवाह के मामले में एक बयान दिया। क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं, क्या बयान था? और सर उन्होंने शादी के ट्रेडिशन को लेकर उन्होंने दिया है बयान कि ये जो जितना भी झमेला होता है, जितनी फॉर्मेलिटी होती है शादी में, ये नहीं होना चाहिए। अगर लड़का और लड़की आपस में उन्हें लगता है कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए, थोड़ी मेरे ख्याल से ये लिविंग को लेकर था शायद। तो लिविंग को हमारी सोसाइटी गलत मानती है, लिविंग तो एक गलत है, बट ये नहीं होना चाहिए। जितने ये ट्रेडिशन बना दिए गए शादियों में, वो तो उस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, ट्रेडिशन वाली बात पे जो उन्होंने बोली है वो सही है। एक सिंपल मैरिज भी हो सकती है, अगर लड़की को कोई लड़का पसंद है या लड़की को लड़की पसंद है, आपस में उन लोगों की म्यूचुअल कंसेंट है, तो म्यूचुअल कंसेंट से वो आपस में रह सकते हैं। इसका एक ऑप्शन होना जाना चाहिए कि लिविंग में ना रह के वो एक रजिस्टर्ड मैरिज करा सकते हैं, लीगल तरीके से रह सकते हैं। क्योंकि इससे एक चीज़ ये भी होगी, लिविंग का मतलब ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से ऐसे ही कहीं भी किसी के साथ रहने लगी, तो ना तो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, ना ही आपके पेरेंट्स। तो कम से कम वो कानूनी यानी लीगल तो वो होना ही चाहिए। आप लीगल उस बंदे के साथ रहो, हाँ, आप अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रहे हो, रह सकते हो। इसमें मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी का या किसी का हस्तक्षेप होना चाहिए। मतलब जो विवाह, जो शादी की जो कहें कि इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, जैसे बाकी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस मामले को लेकर जैसे जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा?
धार्मिक परंपराएं क्या है सर, ये जो भी सारी चीजें हैं धार्मिक परंपरा, एक निकाह, एक सिर्फ धार्मिक मुझे नहीं लगता कुछ और है, सिर्फ एक निकाह है, एक तरीके से मान सकते हो। तो वो उसकी फैसिलिटी, अगर आप कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज करते हो तो उसकी फैसिलिटी वहाँ भी होती है, तो इतना नामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भीड़ भाड़ या थर्ड पर्सन को किसी को इन्वॉल्व होने की, अगर लड़की और लड़का आपस में सहमत है तो कोर्ट में जाकर शादी कर सकती है, वहाँ निकाह की फैसिलिटी भी होती है। वो निकाह भी, अगर समाज को यही दिखाना है कि हम निकाह के बंधन में बंधे हुए, तो वहाँ निकाह भी कर सकते हैं। आप जैसे वकील भी हैं और वकील होने के साथ साथ आपने तमाम चीज़ों को देखा है, तो जैसे अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि मान लीजिए कि लड़कियां जो हैं वो एक अपने उनको कैसे करके अपने आप को खड़े करना चाहिए खुद को, और कैसे विवाह करना चाहिए, वो क्या तरीके हो सकते हैं, लड़के लड़की जो युवा हैं उनको क्या सबसे बेहतरीन तरीका आपकी नज़र में लगता है? सर मुझे तो यही लगता है कि अगर कोई भी लड़की है या लड़का है, आपस में वो रहना चाह रहे हैं, उनका अगर उन्हें ये लगता है कि हमने इसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। वो अगर पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो वो लीगल तरीके से शादी करके आपस में रह सकते हैं। अगर वो बालिग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में तो अच्छी बात है, वो अपनी मर्जी से उनकी शादी करा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी से कुछ कहने की या कुछ सुनने की जरूरत है। बालिग है तो वो अपनी मर्जी से शादी करके रह सकते हैं। अच्छा, विवाह परंपराओं में अभी क्या समस्याएं दिखाई देती हैं जो परंपराएं चली आ रही हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में सही? सर विवाह के लिए परंपराएं तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरी है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि समस्याएं जो है, विवाह को इन लोगों ने ट्रेडिशन में बांध रखा है। इन चीज़ों के सर साइड इफेक्ट बहुत है, सबसे ज़्यादा है साइड इफेक्ट। इतने सारे लोगों का पेरेंट्स गरीब भी है तो भी उन्हें उनके ऊपर एक बर्डन रहता है, लड़की खासकर लड़कियों की शादी का बहुत बड़ा बर्डन रहता है, ये लड़का ढूंढना है। और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि अगर लड़की को कोई लड़का पसंद है, वो अच्छा भी होता है, हर एंगल से सही होता है, बट अगर माँ बाप पेरेंट्स को अगर वो पसंद नहीं है, कितना ही अच्छा हो, तो वो अपना ईगो बना लेते हैं उसे कि ये इस लड़की ने भी अपनी मर्जी से किया। उससे ज़्यादा बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं होता तो बाकी लोगों को होता है, मतलब उस चीज़ को एक गलत रूप दे दिया गया है। ये अपनी मर्जी से शादी कर रही है, इसका मतलब लड़की गलत है, लड़के में कोई वो नहीं है, लड़की गलत है। तो ट्रेडिशन का मतलब ये है कि सीधे सीधे माँ बाप पे बोझ डालो, इतनी सारी शादी, उसका डवरी का इंतजाम करे, फिर वो सारे रिश्तेदारों को बुलाए, मतलब पूरा ताम झाम। आजकल का टाइम तो ये हो गया है कि 10-12 लाख में आम सी शादी नहीं हो पा रही। अगर मान लो किसी की 3 लड़कियां हैं तो उसे तो ये लगता है पता नहीं कौन सा बोझ उसके सर पे रख दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि सारी ट्रेडिशन की अब ज़रूरत रह गई। कैसे निकलेंगे लोग इसमें, बाहर कैसे निकलेंगे? सर इससे ये होगा कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये ट्रेडिशन बनाए हैं, जिन्होंने एक तरीके से थोप दिया है, वैसे तो बहुत शरीयत के मामले में आ जाते हैं लोग ये बताने वो बताने, लेकिन कभी किसी ने सामने आकर ये नहीं बोला कि ये जो चीज़ है गलत है, जहेज लेना गलत है, या जितना लोग कर्ज में डूब रहे हैं लड़कियों की शादी के लिए, ये कभी किसी मौलाना ने या किसी ने आके नहीं कहा, किसी को नहीं समझाया कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। आप सीधे सीधे ये भी तो समझा सकते हो कि एक सिंपल मैरिज भी तो की जा सकती है, आप उनको डबरी लेने के लिए मना भी तो कर सकते हो, आप शरीयत के हिसाब से ये भी तो कह सकते हो कि ये सब गलत है। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें मानते हैं तो वो ये भी तो मान सकते हैं। अभी पिछले दिनों जो एक केस हुआ था आयशा का केस, तो उसके बाद काफ़ी लोगों में ये बातचीत गई जैसे कि मौलानाओं के लिए जो भी निकाह पढ़ाने के लिए कहा गया, उनके लिए कहा गया कि अगर दहेज वाली शादियों को निकाह नहीं पढ़ाया गया। ऐसा शायद एक आध केस हुए भी होंगे। अब सभी कर रहे हैं ऐसा या नहीं कर रहे हैं ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसका असर कुछ दिखाई देता है। जैसे अभी हाल फिलहाल की कुछ आपने कोई ऐसे उदाहरण देखे हो जिसमें दहेज रहित शादियाँ हो रही हों, या तामझाम कम हो, खर्चीलापन कम हो? नहीं सर, मैंने तो अभी तक फिलहाल जितनी भी शादियां अभी तक देखी, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि, लेकिन हाँ जो फाउंडेशन लड़कियों पे लगाए गए थे वो मुझे देखने को मिला। हमारे यहाँ जैसे मैं अपनी बहनी का बताऊँ, एक फाउंडेशन ये लगाया गया कि लड़कियों को शादी में खाना खाने जाना है तो उनको नकाब ओढ़ के वहाँ फाउंडेशन लगा दिया गया, नकाब ओढ़ के जाएगी। तो अभी मैं पिछले हफ्ते एक शादी में गई थी, मेरे मोहल्ले में एक शादी थी, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ लड़कियाँ नकाब में थी सारी,
कोई भी लड़की मतलब पहले ऐसा तो होता था कि लड़के शादी का मतलब फंक्शन का मतलब है कि लड़कियां सज के अच्छी तरीके से वहां जाती है, लेकिन वहां सारी लड़कियों को मैंने नकाब में देखा। तो इस चीज का तो मैंने असर देखा कि लड़कियों पे एक फरमान जारी कर दिया गया कि वहां पे लड़कियां नकाब ओढ़ कर जाएंगी। वो फरमान आपने कर दिया तो उसको तो सबने माना। तो क्या अब अगर आप ये फरमान जारी करते कि बिना दहेज के शादी होती तो मुझे ऐसा कोई फर्क देखने को मिला। मुझे तो बस ये है कि हाँ उस सामान को दिखाया नहीं जा रहा है, जो जहेज जो डबरी वाला सिस्टम है अब ये कर दिया गया कि लड़कों के घर पे पहले ही भेज दिया जा रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है। लेकिन उससे कमी कहीं नहीं आई किसी चीज में देने के लिए, बल्कि लोग तो अब सीधे सीधे 4 व्हीलर पे आ रहे हैं। किसी की औकात है देने की या नहीं है, किसी की कोई कंडीशन नहीं देखी जा रही है। वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि लड़की कैसी है, रिश्तेदार कैसे हैं, लोग कैसे हैं। बस वहाँ मीडिएटर के थ्रू ये पूछा जाता है कि 4 व्हीलर मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले इनके मन से ये निकाल के देखो। लड़की देखने बाद में आते हैं, पहले सिर्फ ये देखे जाते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। तो मुझे डबरी वाले सिस्टम पे कोई असर दिखता हुआ नहीं दिखा, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो इसके लिए कौन कौन कैसे इसको हटाया जा सकता है, मतलब क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए मौलानाओं ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, तो इसका क्या तरीका निकाला जा सकता है? इसका तरीका तो यही है कि जो भी लड़के वाले हैं वो कल को ये भी सोचे कि लड़कियां तो उनकी भी है, और नहीं भी है तो कम से कम अपना मुंह इतना लालच में ना फैलाए कि उनकी डिमांड पूरी करते करते वो ये देख ले कि दूसरा इंसान कैसे बोझ के तले दब हुआ है। या तो वो खुद समझे, या फिर जो शरीयत को लेके बैठ जाते हैं छोटी छोटी बात पे बताने के लिए कि ये गलत है, शरीयत में ये गलत है, तो मेरा उनसे अपील है कि वो इन लोगों को समझाएं, वो इन्हें बताएं कि जहर किस तरीके से ये बदनुमा दाग है हमारे समाज पे, वो इन्हें समझाएं। जब वो इनकी सारी बातें मानते हैं वो इस बात को भी मुझे लगता है मानेंगे, लेकिन कभी मुझे लगता है इन लोगों ने दिल से चाहा ही नहीं कि ये चीज़ खत्म की जाए। बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने कि असर करती है लोगों पे। कुछ लोग हैं कि शरीयत को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको शरीयत की पूरी जानकारी ही नहीं है कि शरीयत क्या सिर्फ लड़कियों पे फाउंडेशन लगाती है। हर चीज़ में लड़कियां, हर चीज़ में लड़कियां। क्या शरीयत सिर्फ लड़कियों के लिए है? लड़कों के लिए कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं है। आपने पर्दा लड़कियों पे थोप दी कि लड़कियां नकाब में जाएंगी, लड़कियां नकाब में जा रही है, लेकिन वहाँ क्या गारंटी है कि जो लड़की नकाब में जा रही है उसके साथ कोई बदतमीजी या किसी तरह का मिसबिहेव नहीं किया गया, क्योंकि लड़कों पे तो कोई फाउंडेशन नहीं लगाया गया आपने। लड़की वहाँ नकाब में बैठी है, ये तो उन्हें पता ही है कि ये लड़की है। कोई भी किसी का भी अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो ये नहीं देखेगा कि ये लड़की नकाब में है या बिना नकाब में। जिसको बोलना है, जिसको मिसबिहेव करना है, तो वो नकाब में भी कर सकता है। तो ऐसा फाउंडेशन, ऐसा कुछ हल आप उनके लिए भी निकालें, लड़कों के लिए। चलिए, बातचीत के आखिर में हम आपसे एक बस ये कि इस देश की सभी महिलाओं लड़कियों के लिए, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों के लिए आप कुछ खास कहना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि लड़कियों को आज आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारी समस्या की जो जड़ है ना, वो ये एजुकेशन ना लेने की बजाय लड़कियों को खुद अपने, अगर आप कर सकते हो अपने घर वालों से कह सकते हो, आप अपोज करो, आप खुद में इतना आत्मनिर्भर हो, आप सीधे उनसे बोलो जब आप लड़कों को पढ़ा रहे हो तो हमें क्यों नहीं, हमें एजुकेशन लेनी है, ये हमारा। अब तो ये संविधान ने हमारा अधिकार बना दिया गया है, राइट टू एजुकेशन का। आप सीधे बोलो कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। अगर आपके पास एजुकेशन जैसा हथियार है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप 3 तलाक से भी लड़ सकते हो, आप डबरी से भी लड़ सकते हो, आप और भी जो समस्या उत्पन्न हो रही है मुस्लिम समाज में, आप उससे भी लड़ सकते हो। तो मेरा तो मानना है कि एजुकेशन से बढ़िया कोई हथियार लड़कियों के लिए है ही नहीं। वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करें कि हमें पढ़ाओ, लेकिन हाँ उस पर आपको खुद को संयम रखने की ज़रूरत है कि आप किसी गलत दिशा में ना जाओ। आप उनके विश्वास पे खरे उतर के सिर्फ और सिर्फ उनके एजुकेशन पे आगे बढ़ने पे ध्यान दें। बाकी जो भी होगा, आप समझदार हो, एजुकेशन आपके साथ में, जो होगा आपके साथ अच्छा हो। थैंक यू निशा। और ये थी निशा, जैसे कि आपने सुना, उन्होंने अपना एक संदेश दिया कि किस तरीके से लड़कियों, महिलाओं को पढ़ लिख के आत्मनिर्भर बन के अपनी समस्याओं से लड़ना होगा, उनको जागरूक होना होगा, और इस तमाम जो विवाह की जो ट्रेडिशंस हैं, जो ऐसी गैर ज़रूरी हैं, उनको कम करना पड़ेगा, जिससे कि पूरे समाज में सुकून का एक लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद।